गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं बीए का चैप्टर नंबर 5 धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप। इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर देखे, उसके अंदर किस तरह से धंधा या व्यवसाय किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। सूचना संचार के बारे में देखा, इंटरनेट के माध्यम से देखा, पत्र व्यवहार के माध्यम से देखा, और व्यवस्था धंधा करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं या कौन कौन सी धंधा की ये सेवाएं होती हैं जो इंसान के धंधे करने के लिए क्या करती है, उसका विकास करने के लिए सहायक होती है। अब हमें यहाँ पर जो देखना है वो देखना है कि धंधे के अलग अलग प्रकार हैं, कि धंधा किस तरह से व्यक्ति शुरुआत करता है और किस तरह से कितने उसके प्रकार होते हैं, वो सभी चीज़ें हमें देखनी है। समय के साथ साथ यहाँ लिखा है कि समय के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई है और विविधता आती गई है। जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। पहले लोग पैदल चलकर अपनी यात्राएं करते थे या घोड़े पर यात्राएं करते थे। अभी हवाई जहाज और रेलवे ने उसका स्थान ले लिया। तो जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया है वैसे उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गई हैं। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं संतुष्ट करने में असमर्थ हो गया, यानी सारी चीज़ें स्वयं बनाए इसमें असमर्थ हैं। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा या अलग व्यक्तियों के समूह के द्वारा क्या किया जाता है, वस्तु आवश्यकताएं पूर्ति की जाती है। तत्पश्चात समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा के विनिमय करने में अपना समय और शक्ति खर्च करने लगा। यह वर्ग व्यापारी है। क्रय विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसने अलग अलग व्यवस्था की है। कहने का मतलब है कि समाज के अंदर एक वर्ग खड़ा हुआ जो क्या करता है, व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए अलग अलग वस्तुओं का, साधनों का निर्माण करता है। अलग अलग वस्तुओं और साधनों का निर्माण करके वह क्या करता है, समाज के लोगों तक उसे पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ दिया कि क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसने अलग व्यवस्था की है। इस प्रकार धंधाकीय व्यवस्था के विविध स्वरूप, जैसे व्यक्तिगत मालिकी, यानी यहाँ पर बताया गया है कि धंधे के अलग अलग स्वरूप होते हैं। उन स्वरूपों के अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत मालिकी होती है, साझेदारी होती है, हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा संचालित धंधा होता है, सहकारी मंडली होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे स्वरूप क्रमशः अस्तित्व में आए हैं। सर्वप्रथम जब भी कंपनी की शुरुआत या किसी भी पीढ़ी की शुरुआत होती है तो व्यक्तिगत मालिकी से होती है। व्यक्तिगत मालिकी के बाद जब कंपनी का विकास बड़े पैमाने पर होता है तब साझेदारी पीढ़ी, यानी एक से बढ़कर 2 या 2 से 4 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, साझेदारी पीढ़ी में कंपनी की शुरुआत करते हैं। इसी तरह से हिंदू अविभक्त कुटुंब, जैसे पहले के परिवार एक साथ रहा करता था तो एक ही कंपनी होती थी, पर जैसे ही परिवार अलग होते हैं तो उनके बाद कंपनियां भी अलग अलग हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बताऊं, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस की स्थापक जो थे वो धीरूभाई अंबानी थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में कंपनियों को क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। विभाजित किया गया तो कंपनियां भी बढ़ गई, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपनी तरह से अपना कंपनी का संचालन किया। इसी तरह से इसके बाद है सहकारी मंडली, सरकार के द्वारा अलग अलग मंडलियां बनाकर भी धंधे किए जाते हैं। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं, वह भी अपना कार्य इस तरह से करती है। यानी ये धंधे के क्या है, अलग अलग स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत मालिकी। व्यक्तिगत मालिकी का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा कंपनी का संचालन करना, उसकी व्यवस्था देखना, उसका क्रय विक्रय करना, सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। उसे हम व्यक्तिगत मालिकी कहते हैं। जैसे छोटे छोटे कारखाने हैं या दुकानों के अंदर चलने वाले कारखाने या फैक्ट्रियां होती हैं जिनका संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसके यहाँ लिखा है कि धंधा की व्यवस्था के दूसरे मालिकी का स्वरूप सबसे प्राचीन और सरल है, यानी ये
धंधा करने के लिए सबसे प्राचीन और सरल स्वरूप है व्यक्तिगत मालिकी, क्योंकि शुरुआत के अंदर जितनी भी कंपनियां या जितने भी धंधे की शुरुआत हुई थी वो व्यक्तिगत मालिकी के तौर पर हुई, यानी एक ही व्यक्ति ने उसे क्या किया है, शुरुआत किया, स्टार्ट किया है। यह स्वरूप में व्यापार धंधा के उद्गम काल से ही अस्तित्व में, जब से यानी धंधे की शुरुआत हुई तब से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अस्तित्व में है। तीव्रता से परिवर्तन होते विश्व में व्यापार धंधा के स्वरूप अस्तित्व आए और विकसित हुए, फिर भी यह प्राचीन और सरल प्रथा आज भी विद्यमान है। यानी जब लोगों के अंदर समझ आई, लोगों ने धंधे करना प्रारंभ किया, तब से ये प्रथा, ये स्वरूप यानी धंधे का जो ये स्वरूप है, ये क्या हो रहा है, तब से चलता आ रहा है और आज भी विद्यमान है, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थ देखें तो व्यक्तिगत मालिकी यह एक इस प्रकार का स्वरूप है जिसकी मालिकी, संचालन और नियंत्रण एक व्यक्ति का होता है। यानी व्यक्तिगत मालिकी के अंदर एक ही व्यक्ति के द्वारा मालिकी, संचालन और नियंत्रण किया जाता है। एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है, एक ही व्यक्ति उस धंधे के अंदर अपना सारा क्या करता है, पैसा लगाता है, धंधा प्रारंभ करता है और धंधा के कार्य जैसे क्रय और विक्रय स्वयं संभालता है। धंधे के अंदर जितने भी कार्य हैं, लेना, बेचना, करना, खरीदना, बेचना, सब कुछ क्या करता है, एक ही व्यक्ति करता है और उसके परिणाम लाभ हानि स्वयं ही उठाता है। और उस धंधे के अंदर जितने भी लाभ और हानि होती हैं वो स्वयं अकेला एक ही व्यक्ति क्या करता है, उठाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक विदेशी व्यापारी या धंधा की व्यवस्था के संचालक के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। लुइस हेनरीना के मतानुसार एकाकी व्यापार व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसके शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान है। यानी धंधा करने की व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके अंदर क्या दिया, एक ही व्यक्ति होता है जो क्या होता है, शिखर पर विराजमान है, जो उत्तरदायित्व है। अगर कुछ भी गलती होती है या किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वो एक ही व्यक्ति उत्तरदायित्व के रूप में अपना कार्य करता है, धंधे के कार्यों को निर्देशित करता है और अकेले ही निष्फलता के जोखिम उठाता है और अकेले ही क्या करता है, निष्फलता के जोखिम। अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का हानि होती है या निष्फलता मिलती है तो उसका समग्र जो क्रेडिट होता है वह खुद अकेला ही उठाता है। इस परिभाषा से समझा जा सकता है कि एकाकी व्यापारी या व्यक्तिगत मालिकी अकेला ही समग्र रूप से उत्तरदायी है। संपूर्ण व्यापार उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है और व्यापार में हानि हो या दिवालिया हो, इसका जोखिम भी उसी के सर पर होता है। अगर कंपनी के अंदर हानि होती, लाभ होती है तब भी उसे ही मिलेगा, अगर हानि होती है तब भी उस अकेले व्यक्ति को ही सब कुछ झेलना पड़ेगा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। उसे हम व्यक्तिगत मालिकी कहते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण। पहला है स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना बहुत ही सरल विधि होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए अन्य व्यक्ति की सहमति या सहकार लेने की आवश्यकता होती नहीं है। लिखा है कि व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना विधि बहुत सरल है, कानूनी उलझन नहीं होती है, वैध व्यापार कोई भी व्यापार किसी भी स्थान पर प्रारंभ कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत मालिकी के लिए कोई भी कानूनी उलझन नहीं होती है, किसी भी जगह कहीं पर भी या किसी भी दुकान में कहीं भी छोटी मोटी जगह पर भी अपना धंधा शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2 है पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं पूंजी लगाता है। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं ही पूंजी लगाता है, नहीं एक ही व्यक्ति अपनी सारी पूंजी लगाता है। यदि उसे पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर धंधा में लगा सकता है। अगर पूंजी उसके पास कम है तो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी बैंक के द्वारा लोन लेकर भी अपना धंधा शुरू कर सकता है। इस उधार के द्रव्य को वापस करने का दायित्व भी मालिक का ही होता है। जहाँ से भी उस व्यक्ति ने उधार पैसे लिए हैं या लोन ली है, उसे चुकाने का भी वो अकेला व्यक्ति ही क्या होता है, जिम्मेदारी होता है। तीसरा पॉइंट है व्यवस्था शक्ति। व्यक्तिगत मालिक स्वयं ही धंधा का व्यवस्थापक होता है। यानी अगर कंपनी व्यक्तिगत है तो उसका मालिक भी अकेला होता है और वह क्या करता है, स्वयं ही धंधे का व्यवस्थापक यानी व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है कि कितने व्यक्तियों को कंपनी के अंदर कारीगर की आवश्यकता है, कितने हेल्पर की आवश्यकता है, कितने वस्तुओं की आवश्यकता है, कच्चा माल कितना लाना है,
तैयार माल को बाज़ार में कब भेजना है, किस तरह देना है, वो सारी व्यवस्थाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, संभाला जाता है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्रय विक्रय वसूली यानी क्रय भी करता है, यानी खरीदता भी है और बेचता है, और उसकी वसूली भी क्या करता है, वही करता है। हिसाबी कामकाज और अन्य व्यवस्था संभालता है। यानी धंधे की जितने भी स्वरूप हैं, धंधे के स्वरूप के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई स्वरूप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक ही व्यक्ति के द्वारा सब क्या किया जाता है, क्रय विक्रय वसूली, हिसाबी कामकाज और अन्य व्यवस्था संभालता है। वह स्वयं ही धंधे का मालिक है। वह स्वयं ही क्या है, धंधे का मालिक है और स्वयं ही संचालक है। आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्य, संबंधियों या वेतनभोगी व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है। अगर व्यक्तिगत मालिकी के द्वारा सारा कार्य संभाल लिया जा रहा है, परंतु फिर भी अगर उसे व्यक्तियों की आवश्यकता है तो परिवार के सदस्य या उसके संबंधी भी क्या करते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो बाहर से किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखकर उसे वेतन देकर भी वो अपना कार्य क्या कर सकता है, उसकी सहायता ले सकता है। नंबर 4 है कार्य स्वतंत्रता और शीघ्र निर्णय। कार्य स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मालिकी होने के कारण उसे कार्य करने में क्या रहती है, शीघ्रता, यानी जल्दी से वो अपना कार्य कर सकता है और जल्दी से किसी भी चीज़ का निर्णय ले सकता है। लिखा है कि व्यक्तिगत मालिक धंधे में मुक्त वातावरण का अनुभव करता है। व्यक्तिगत मालिक क्या करता है, धंधे में मुक्त वातावरण का, यानी वह अकेला स्वयं ही सब कुछ कार्य करना है, जिसके कारण वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव के अंदर वह रहकर कार्य नहीं करता। धंधा किए कार्य अपनी सूझबूझ तथा योग्यता के अनुसार संपूर्ण स्वतंत्रता से करता है। अपनी सूझबूझ, अपनी योग्यता के अनुसार संपूर्ण स्वतंत्र होकर, यानी मानसिक और आर्थिक रूप से संपूर्ण स्वतंत्र होकर वो क्या करता है, अपना कार्य करता है, अपना धंधा कर सकता है। और स्वयं ही मालिक होने से शीघ्र और सरलता से निर्णय ले सकते हैं। अकेले व्यक्तिगत मालिक होने से अगर कंपनी के अंदर या किसी भी प्रकार की कोई भी निर्णय लेना हो तो तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द वह निर्णय लिए जा सकते हैं। किसी को पूछने की या किसी के इंतज़ार करने की आवश्यकता होती नहीं है, वह स्वयं ही सारे निर्णय लेकर अपना कार्य कर सकता है। नंबर 5 है दायित्व। व्यक्तिगत मालिक का देना चुकाने का दायित्व असीमित होता है। यानी व्यक्तिगत मालिकी के अंदर किसी कंपनी से या किसी बैंक से अगर लोन लिया हो तो उसे जो पैसा है वो चुकाने का जो दायित्व वो असीमित होता है। यानी किसी भी समय वो कभी भी उसे क्या कर सकता है, चुका सकता है। असीमित दायित्व अर्थात पीढ़ी का देना चुकाने के लिए लेनदार मालिक की निजी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है। अगर असीमित दायित्व का मतलब यहाँ पर बताया हुआ कि अगर मालिक के ऊपर, जो व्यक्तिगत मालिक है, अगर उसके ऊपर देवा हो जाता है तो उसे अपनी संपत्ति को बेचकर भी सामने वाले व्यक्ति का क्या करना पड़ेगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा। या अन्य प्रकार से कहा जाए कि मालिक को धंधा में हानि हो, धंधे का ऋण बढ़ता जाए और धंधा की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो तो धंधा के मालिक की निजी संपत्ति में से अतिरिक्त ऋण पूर्ण रूप से चुकाने का दायित्व होता है। यानी अगर धंधे में किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तिगत मालिकी को अगर नुकसान होता है तो धंधे के साथ साथ उसकी निजी जो वस्तुएं हैं वह भी बेचकर क्या करती हैं, पैसे चुकाने होते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका दायित्व बहुत ही बड़ा बनता है कि मालिक की निजी संपत्ति में से अतिरिक्त ऋण पूर्ण होने पर चुकाने का दायित्व बनता है। कि हो सकता है कि अगर इतनी हानि हो गई हो कि उसे अपनी कार से लेकर अपने घर तक भी बेचने पड़ जाएं, इस तरह से उसका दायित्व होता है कि जब तक वो सारा पैसा ना चुका दे तब तक उसका दायित्व पूर्ण होता नहीं है। नंबर 6 है रहस्यों की गुप्तता। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापारी अपने धंधे का एकमात्र मालिक होने से रहस्यों की गुप्तता बनाए रखता है। व्यक्तिगत मालिक होने से सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि अपने धंधे किस तरह से वो धंधा कर रहा है, किस योजना से, किस आयोजन से धंधा कर रहा है, उसकी गुप्तता उसके पास ही रहती है, उसे कोई भी अन्य व्यक्ति जान सकता नहीं है।
इसके बाद नंबर 7 है निजी संपर्क। निजी संपर्क का मतलब है कि व्यक्तिगत मालिक जो होता है वह अन्य व्यापारियों के साथ या ग्राहकों के साथ उसके निजी संपर्क होने से वह आसानी से व्यापार कर सकता है। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण ग्राहकों के साथ निजी संपर्क रखा जा सकता है। ग्राहकों की परिवर्तित होती अभिरुचि, ग्राहकों की परिवर्तित यानी समय के साथ ग्राहकों के इंटरेस्ट है वो भी बदलते जाता है, आवश्यकताएं बदलती है, फैशन बदलता है, मांग बदलती है, जिसके कारण अपने बनाने वाली वस्तुओं के अंदर भी क्या करता है उस अनुसार परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, आदि पर ध्यान देकर ग्राहकों को अधिक संतोष दिया जा सकता है। यानी समय के बदलने के साथ, मांग बदलने के साथ वह क्या कर सकता है, अपने कार्य के अंदर तीव्रता भी ला सकता है और परिवर्तन लाकर भी ग्राहकों को संभाल सकता है, जिसके कारण उसके अगर वस्तु या प्रोडक्ट के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कमी हो तो ग्राहक उसे बराबर तुरंत बता सकता है, जिसके कारण वो उसके अंदर बदलाव कर सके। इसीलिए ग्राहकों से निजी संपर्क होने पर उसे काफ़ी लाभ रहता है। नंबर 8 है मालिकी और संचालन का ऐक्य। मालिकी और संचालन, क्योंकि मालिक और संचालक दोनों ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत मालिकी में जो मालिक होता है वही संचालक होता है। व्यक्तिगत, क्योंकि जो मालिक है वही क्या करता है, सारा कार्यभार संभालता है, वही संचालक के रूप में कार्य करता है, हर एक कार्य संभालता है, क्रय विक्रय, लेना देना, कच्चा माल, तैयार माल को कहाँ भेजना है, किसे बेचना है, वो सारे कार्य का निर्णय वो अकेला ही लेता है, जिसके कारण मालिक और संचालन को दोनों ही करने वाला व्यक्ति क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है। इसलिए मालिक और संचालन में ऐक्य होता है। अन्य विविध धंधाकीय संस्थाओं में मालिक और संचालक पृथक पृथक होते हैं। जैसे ये व्यक्तिगत मालिकी है, जबकि साझेदारी पीढ़ी या अन्य सरकारी सहमति, सरकारी मंडलियों के अंदर क्या होते हैं, संचालक अलग होते हैं और मालिक अलग होते हैं, जिसके कारण कार्य आसानी से और सरलता से किया जा सकता नहीं है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।